आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सबस्टेशंस के फंडामेंटल्स और उनके मेजर कंपोनेंट्स, स्पेशली इंडियन पावर सिस्टम्स के कॉन्टेक्स्ट में। इफ़ यू लुक एट एनी पावर सिस्टम, सबस्टेशन इज एक्चुअली द बैकबोन ऑफ द इंटायर ग्रिड। यहीं पर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है और यहीं से पावर फ्लो कंट्रोल किया जाता है। जनरेशन से जो पावर आती है वो डायरेक्टली कंज्यूमर तक नहीं जा सकती। इट हैज़ टू पास थ्रू मल्टीपल सबस्टेशन जहाँ वोल्टेज स्टेप अप और स्टेप डाउन होता है डिपेंडिंग ऑन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट। सबस्टेशन का रोल सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन तक लिमिटेड नहीं है। इट ऑल्सो परफॉर्म्स क्रिटिकल फंक्शंस लाइक स्विचिंग, आइसोलेशन, प्रोटेक्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द इंटायर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। अगर कहीं फॉल्ट आता है तो सबस्टेशन के प्रोटेक्शन सिस्टम्स इमीडिएटली उस सेक्शंस को आइसोलेट कर देते हैं ताकि बाकी ग्रिड सेफ रहे। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो हमारे पास एक वाइड वोल्टेज हायरार्की है 765 kV से लेकर 11 kV तक, और अब रिन्यूएबल इंटीग्रेशन और डिजिटल सबस्टेशंस का रोल भी रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। सो इन सिंपल टर्म्स सबस्टेशन एक कंट्रोल नोड है जो प्योर पावर सिस्टम्स को स्टेबल, रिलायबल और सेफ बनाता है। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, दिस चैनल इज एटम्स फॉर प्रोग्रेस। यहाँ पर हम न्यूक्लियर टॉपिक्स के साथ साथ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेशन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज डिस्कस करते हैं। मैं हर मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे टेक्निकल कंटेंट अपलोड करता हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट नॉलेज एंड डेवलपमेंट। अब सवाल आता है, सबस्टेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है पावर सिस्टम में? इफ सबस्टेशंस आर नॉट प्रेजेंट तो पावर सिस्टम प्रैक्टिकली फंक्शन ही नहीं कर सकता है। सबसे पहला रोल है वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन। जनरेशन टिपिकली मीडियम वोल्टेज पर होती है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए हमें हाई वोल्टेज चाहिए होता है टू रिड्यूस आई स्क्वायर आर लॉसेस। इसलिए सबस्टेशंस वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर हम सेम सबस्टेशन या नेक्स्ट लेवल सबस्टेशन में वोल्टेज को स्टेप डाउन करके ताकि वो सेफली कंज्यूमर तक पहुंच सके। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ग्रिड रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी। सबस्टेशन से इंश्योर करते हैं कि वोल्टेज लेवल्स मेंटेन रहे और लोड प्रॉपर्ली बैलेंस्ड हो अक्रॉस द नेटवर्क। अब सबसे क्रिटिकल रोल आता है प्रोटेक्शन का। अगर किसी लाइन या इक्विपमेंट में फॉल्ट आता है तो सबस्टेशन के रिलेज और सर्किट ब्रेकर्स उस फॉल्ट को इमीडिएटली आइसोलेट कर देते हैं। दिस प्रिवेंट्स कैस्केडिंग फेल्योर्स, मतलब एक छोटा फॉल्ट पूरा ग्रिड कोलैप्स में कन्वर्ट नहीं होगा। सबस्टेशन ऑल्सो कंट्रोल्स पावर फ्लो। कौन सी लाइन से पावर जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, ये सब स्विचिंग ऑपरेशंस के थ्रू मैनेज होता है। और आज के मॉडर्न ग्रिड में सबस्टेशंस का रोल और भी इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज दे इंटीग्रेट रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक सोलर, विंड along with स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजीज। सो ओवरऑल विदाउट सबस्टेशन ना एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, ना सेफ ऑपरेशन, ना रिलायबल सप्लाई। इन शॉर्ट, सबस्टेशन इज द ब्रेन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ द पावर नेटवर्क। अब हम थोड़ा फोकस करते हैं इंडियन पावर ग्रिड स्ट्रक्चर पर, क्योंकि सबस्टेशंस को समझने के लिए पूरा सिस्टम फ्लो समझना बहुत जरूरी है। इंडियन ग्रिड के एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉलो करता है जहां पावर जनरेशन से लेकर कंज्यूमर तक मल्टीपल वोल्टेज लेवल्स यूज़ किए जाते हैं। एट द टॉप लेवल पावर जनरेशन होता है, थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रल और अब लार्ज स्केल रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे सोलर और विंड। यहाँ से पावर डायरेक्टली कंज्यूमर तक नहीं भेजा जा सकता बिकॉज ट्रांसमिशन लूजेस लॉट ऑफ पावर लॉसेस एंड दैट विल बी वेरी हाई। सो इसलिए फर्स्ट स्टेज पर वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है टिपिकली 400 kV या 765 kV तक। दिस हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इंश्योर्स दैट करंट कम रहे और आई स्क्वायर लॉस मिनिमम हो। नेक्स्ट स्टेज पर आते हैं ग्रिड सबस्टेशंस जहां वोल्टेज को 220 kV या 132 kV लेवल पर ब्रिंग डाउन किया जाता है फॉर रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन में वोल्टेज फर्दर रिड्यूस होता है 33 kV और 11 kV लेवल्स पर जो लोकल एरियाज को सप्लाई देते हैं। फाइनली लास्ट स्टेज में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को 415 वोल्ट यानी 230 वोल्ट तक रिड्यूस करते हैं फॉर एंड कंज्यूमर्स। आज के मॉडर्न इंडियन ग्रिड में एक मेजर चेंज है कि रिन्यूएबल एनर्जी का इंटीग्रेशन रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, जिसके लिए सबस्टेशंस को स्मार्टर बनाना पड़ रहा है। टेक्नोलॉजीज लाइक PMO, वाइड एरिया मॉनिटरिंग और डिजिटल सबस्टेशंस आप ग्रेजुअली अडॉप्ट हो रहा है। सो ओवरऑल इंडियन ग्रिड एक मल्टी लेयर सिस्टम है जहां पर सबस्टेशन का रोल क्रिटिकल है। अब हम देखते हैं कि सबस्टेशन एक ही टाइप के नहीं होते, उनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशंस और सिस्टम रिक्वायरमेंट। सबसे पहला टाइप है जनरेशन स्विच। यह डायरेक्टली पावर प्लांट के साथ कनेक्टेड होता है जहाँ जनरेटर से आने वाली पावर को हाई वोल्टेज पर स्टेप अप किया जाता है फॉर ट्रांसमिशंस। नेक्स्ट आता है ट्रांसमिशन सबस्टेशन जो टिपिकली 765 kV, 400 kV, 220 kV या 132 kV लेवल पर ऑपरेट होता है। इनका मेन रोल होता है बल्क पावर ट्रांसफर और डिफरेंट ग्रिड सेक्शंस को इंटरकनेक्ट करना। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन जो 33 kV और 11 kV लेवल्स पर काम करता है।
और डायरेक्टली लोकल एरियाज़ को सप्लाई देते हैं। इंडस्ट्रियल सबस्टेशंस थोड़े अलग होते हैं, ये स्पेसिफिक प्लांट्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जैसे स्टील प्लांट्स या हेवी इंडस्ट्रीज जहाँ हार्मोनिक्स और हेवी लोड फ्लक्चुएशंस हैंडल करने पड़ते हैं। रेलवे ट्रैक्शन सबस्टेशंस के एक यूनिक केस है, यहाँ 25 kV सिंगल फेज सप्लाई यूज़ होती है और ग्रिड से पावर को स्पेशल वे में टैप किया जाता है टू मेंटेन फेज बैलेंस। और सबसे क्रिटिकल कैटेगरी है न्यूक्लियर सबस्टेशन। इनमें सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सिस्टम्स को क्लास 1E और नॉन क्लास 1E में डिवाइड किया जाता है और मल्टीपल रिडंडेंसी इंश्योर की जाती है। सो कॉन्सेप्ट सबस्टेशंस का सेम है, लेकिन एप्लीकेशंस के हिसाब से डिज़ाइन, कंपोनेंट्स और फिलोसफी कंप्लीटली चेंज हो सकती है। दैट्स वाई अंडरस्टैंडिंग टाइप्स ऑफ सबस्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर गोइंग इनटू द कंपोनेंट्स। अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, प्राइमरी सिस्टम्स और सेकेंडरी सिस्टम। हर सबस्टेशन बेसिकली दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है प्राइमरी सिस्टम और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी सिस्टम वो होता है जो एक्चुअल इलेक्ट्रिकल पावर हैंडल करता है। इसमें हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स आता है जैसे बस बार, सर्किट ब्रेकर्स, ट्रांसफॉर्मर्स और आइसोलेटर। ये वो पार्ट है जहाँ से रियल पावर फ्लो होता है जनरेशन से लेकर लोड तक। ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी पावर सिस्टम्स डायरेक्टली कैरी नहीं करता है। इसका रोल आता है मॉनिटरिंग, कंट्रोल और प्रोटेक्शन में। इसमें आता है प्रोटेक्शन रिले, SCADA सिस्टम्स, इंटेलिजेंट डिवाइसेस, IDs, देन कंट्रोल पैनल्स और बैटरी बेस्ड DC सप्लाई सिस्टम। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेकेंडरी सिस्टम एक्चुअली प्राइमरी सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी लाइन में फॉल्ट डिटेक्ट होता है तो रिलेज सिग्नल देता है और सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देता है। सो इवन दो सेकेंडरी सिस्टम्स पावर कैरी नहीं करता है, लेकिन बिना सेकेंडरी सिस्टम्स के प्राइमरी सिस्टम्स सेफली ऑपरेट नहीं कर सकते। इन सिंपल टर्म्स, प्राइमरी सिस्टम इज द मसल और सेकेंडरी सिस्टम इज द ब्रेन ऑफ द सबस्टेशन। दोनों का कोऑर्डिनेशन ही इंश्योर करता है सेफ और रिलायबल ऑपरेशंस ऑफ द एंटायर पावर नेटवर्क। अब हम बात करते हैं बस बार की, जो कि सबस्टेशंस का एक फंडामेंटल कंपोनेंट है। बस बार्स बेसिकली एक कॉमन इलेक्ट्रिकल नोड होता है जहां मल्टीपल सर्किट्स कनेक्ट होते हैं और यहीं से पावर कलेक्ट और डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आप सबस्टेशंस का SLD देखेंगे तो बस बार्स ऑलमोस्ट हर जगह सेंट्रल रोल प्ले करता है। अब बस बार सिर्फ एक कंडक्टर नहीं होते, उनका कॉन्फ़िगरेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे सिंपल कॉन्फ़िगरेशंस है सिंगल बस सिस्टम। इसमें एक ही बस होता है जिसमें सब सर्किट्स कनेक्टेड होते हैं। ये लो कॉस्ट होता है, लेकिन अगर बस में फॉल्ट आता है तो पूरा सबस्टेशन शट डाउन हो सकता है। नेक्स्ट लेवल पर आता है डबल बस सिस्टम। इसमें दो बसेस होते हैं और सर्किट्स को स्विच करके एक से दूसरे बस पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इससे फ्लेक्सिबिलिटी और रिलायबिलिटी इंप्रूव होती है। अब सबसे एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है 1.5 ब्रेकर स्कीम। टिपिकली 400 kV और 765 kV सबस्टेशन में यूज़ होता है, जैसे PGCIL इंस्टॉलेशंस। इसमें 3 सर्किट ब्रेकर यूज़ होते हैं 2 सर्किट ब्रेकर के लिए, जिससे अगर एक ब्रेकर फेल भी हो जाए तो भी पावर सप्लाई इंटरप्ट नहीं होती है। सो यह एक क्लियर ट्रेड ऑफ है। जैसे जैसे रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज होती है। इसलिए बस बार कॉन्फ़िगरेशंस सिलेक्ट करते वक्त सिस्टम्स इंपॉर्टेंस, लोड क्रिटिकलिटी और बजट सब कंसीडर किया जाता है। अब हम आते हैं सबस्टेशंस के एक और क्रिटिकल इक्विपमेंट, प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का काम होता है फॉल्ट करंट को इंटरप्ट करना। नॉर्मल कंडीशंस में करंट फ्लो करता रहता है, लेकिन जैसे ही एबनॉर्मल कंडीशंस डिटेक्ट होती है ब्रेकर इमीडिएटली ओपन हो जाता है। इन इंडियन पावर सिस्टम्स डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स के लिए डिफरेंट टाइप्स के ब्रेकर्स यूज़ होते हैं। हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम जैसे 132 kV से लेकर 765 kV तक वहाँ SF6 सर्किट ब्रेकर वाइडली यूज़ होते हैं। इनका एडवांटेज है हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और एफिशिएंट आर्क क्वेंचिंग कैपेबिलिटी। लोअर वोल्टेज लेवल जैसे 11 kV, 33 kV या रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम वहाँ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स प्रेफर किया जाता है बिकॉज दे रिक्वायर वेरी लो मेंटेनेंस, हैव लॉन्ग ऑपरेशनल लाइफ। वर्किंग प्रिंसिपल सिंपल लगता है लेकिन हाईली क्रिटिकल है। जब फॉल्ट होता है रिले उसको डिटेक्ट करता है और ब्रेकर को ट्रिप सिग्नल देता है। विद इन मिली सेकेंड्स ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स सेपरेट होते हैं और आर्क एक्सटिंग्विश हो जाता है, आइसोलेटिंग द फॉल्टी सेक्शन। अगर ये ऑपरेशन डिले हो जाए तो पूरा सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। मॉडर्न सबस्टेशंस में कंट्रोल स्विचिंग भी यूज़ हो रहा है, जहां ब्रेकर को एग्जैक्ट वोल्टेज वेवफॉर्म के पॉइंट पर ऑपरेट किया जाता है टू मिनिमाइज ट्रांजिशन एंड द ट्रांजिएंट फेनोमेना। So circuit breaker is not just a switch, it is the primary protection device that ensures the system's survival during faults.
अब हम बात करते हैं आइसोलेटर्स और अर्थिंग स्विचेस की, जो डायरेक्टली सेफ्टी से रिलेटेड कंपोनेंट्स है। सर्किट ब्रेकर्स फॉल्ट को इंटरप्ट करता है, लेकिन मेंटेनेंस के टाइम पर सिर्फ ब्रेकर ओपन होना इनफ नहीं होता है, हमें विजिबल आइसोलेशंस भी चाहिए होता है। यहाँ पर आइसोलेटर का रोल आता है। आइसोलेटर एक डिस्कनेक्टर होता है जो सर्किट को फिजिकली ओपन करता है और एक विजिबल गैप क्रिएट करता है। ये सिर्फ नो लोड कंडीशंस में ऑपरेट होता है, मतलब इसका थ्रू करंट फ्लो नहीं होना चाहिए जब ये ऑपरेट करे। डिफरेंट टाइप्स के आइसोलेटर यूज़ होते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल ब्रेक, डबल ब्रेक और EHV सबस्टेशन में पेंटोग्राफ टाइप। अब आइसोलेटर ओपन करने के बाद भी एक प्रॉब्लम रहती है, लाइन में ट्रैप चार्ज या इंड्यूस वोल्टेज हो सकता है, इसलिए अर्थिंग स्विच यूज़ किया जाता है। ये आइसोलेटेड कंडक्टर को ग्राउंड से कनेक्ट करता है और सारी रेसिडुअल एनर्जी को सेफली डिस्चार्ज कर देता है। मॉडर्न सबस्टेशन में फास्ट एक्टिंग अर्थिंग स्विचेस भी यूज़ होते हैं, स्पेशली एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम में जहाँ इंड्यूस वोल्टेजेस सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑपरेशंस का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ब्रेकर ऑफ होगा, फिर आइसोलेटर ओपन होगा और लास्ट में अर्थिंग स्विच क्लोज किया जाएगा। अगर सीक्वेंस गलत हुआ तो डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, और आइसोलेटर और अर्थिंग स्विच डायरेक्टली इंश्योर करते हैं कि मेंटेनेंस सेफ हो और पर्सनल रिस्क फ्री काम कर सके। अब हम बात करते हैं सबस्टेशंस की एक और इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट, पावर ट्रांसफार्मर, जिसे हम हार्ट ऑफ द सबस्टेशन भी बोलते हैं। ट्रांसफार्मर का प्राइमरी फंक्शन होता है वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन, ये हम सब लोग जानते हैं, डिपेंडिंग ऑन सिस्टम रिक्वायरमेंट। जनरेशंस के बाद वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन, और डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाता है फॉर सेफ यूटिलाइजेशन। इंडियन पावर सिस्टम में ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर सबसे कॉमन है, स्पेशली हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लेवल पर। इनमें ऑयल इंसुलेशन और कूलिंग दोनों प्रोवाइड करता है, जिससे हाई लोड और फॉल्ट कंडीशंस हैंडल करना पॉसिबल होता है। दूसरी तरफ ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर्स यूज़ होते हैं जहां फायर सेफ्टी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे इंडोर सबस्टेशंस, मेट्रो सिस्टम्स या न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के सर्टेन एरियाज़ में। इनमें ऑयल नहीं होता है, इसलिए फायर रिस्क बहुत कम होता है। एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है OLTC ऑन लोड टैप चेंजर, जो ट्रांसफार्मर्स के आउटपुट वोल्टेज को एडजस्ट करता है विदाउट इंटरप्टिंग सप्लाई। मॉडर्न सबस्टेशंस में ट्रांसफार्मर्स का कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होता है, जैसे DGA, टेम्परेचर स्कैनर एट्सेट्रा। इंडिया में टिपिकली 315 MVA और 500 MVA ट्रांसफार्मर वाइडली यूज़ होता है 400-220 kV सबस्टेशन में। सो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज चेंज नहीं करता है, इट एंश्योर्स एफिशिएंट पावर ट्रांसफर, वोल्टेज कंट्रोल और सिस्टम स्टेबिलिटी। Let us now talk about इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, जो प्राइमरीली और सेकेंडरी सिस्टम और प्राइमरी सिस्टम के बीच में एक ब्रिज बनाते हैं। डायरेक्टली हाई वोल्टेज या हाई करंट को रिलेज या मीटर पर अप्लाई नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें उन्हें स्केल डाउन करना पड़ता है। यहीं पर CT और PT का रोल आता है। करंट ट्रांसफार्मर या CT हाई करंट को कन्वर्ट करता है लो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ में, टिपिकली 1 एम्पियर या 5 एम्पियर। CT हमेशा लाइन के सीरीज़ में कनेक्टेड होता है, क्योंकि इस लाइन करंट मेजर्स करना होता है। वोल्टेज ट्रांसफार्मर या PT हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, यूजुअली अराउंड 110 वोल्ट, जो प्रोटेक्शन रिलेज और मीटरिंग डिवाइसेस के लिए सेफ होता है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम में CVT यूज़ होता है, जो सिर्फ वोल्टेज मेजरमेंट भी नहीं करता है बल्कि PLCC कम्युनिकेशंस के लिए भी यूज़ होता है। अब मॉडर्न सबस्टेशंस में ऑप्टिकल CT भी यूज़ होने लगा है, जो हम लोग बाद में देखेंगे। ये फैराडे इफेक्ट पर काम करता है और मैग्नेटिक सैचुरेशन का इशू एलिमिनेट करता है। अभी हम बात करेंगे सर्ज अरेस्टर और इंसुलेटर की, जो सबस्टेशन में इंसुलेशन और प्रोटेक्शन सिस्टम्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले सर्ज अरेस्टर को समझते हैं। जब लाइटनिंग स्ट्राइक होता है या स्विचिंग ऑपरेशंस के टाइम पर हाई ट्रांजिएंट वोल्टेज जनरेट होता है, तो वो इक्विपमेंट के लिए डेंजरस हो सकता है। सर्ज अरेस्टर का काम होता है इन ओवर वोल्टेज को ग्राउंड की तरफ डाइवर्ट करना बिफोर द डैमेज क्रिटिकल इक्विपमेंट लाइक ट्रांसफार्मर। इंडिया में जिंक ऑक्साइड बेस्ड गैपलेस सर्ज अरेस्टर वाइडली यूज होते हैं, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्स स्पीड फास्ट होती है और मेंटेनेंस भी कम होता है। इन्हें यूजुअली ट्रांसफार्मर टर्मिनल्स के पास इंस्टॉल किया जाता है ताकि प्रोटेक्शन मैक्सिमम इफेक्टिव हो। अब तक हमने इंसुलेटर सर्ज अरेस्टर का बात किया, अब हम इंसुलेटर पर आते हैं। इंसुलेटर का रोल होता है कंडक्टर को मैकेनिकली सपोर्ट करना और इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करना है फ्रॉम ग्राउंड। अगर इंसुलेटर
फेल हो गया तो लीकेज करंट या फ्लैश ओवर हो सकता है जो सिस्टम में फॉल्ट क्रिएट कर सकता है। ट्रेडिशनल इंसुलेटर्स पोर्सिलिन के होते हैं, लेकिन आजकल पॉलीमर इंसुलेटर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, स्पेशली कोस्टल और इंडस्ट्रियल एरियाज़ में। पॉलीमर इंसुलेटर्स हाइड्रोफोबिक होते हैं, इसलिए डस्ट और मॉइस्चर के इफेक्ट को बेटर हैंडल करता है। इंडियन कंडीशंस में लाइटनिंग इंटेंसिटी और पॉल्यूशन लेवल्स दोनों हाई हो सकता है, इसलिए चार्ज अरेस्टर और इंसुलेटर का सिलेक्शन बहुत क्रिटिकल हो जाता है। सो ये था उसका कंपोनेंट्स। अब हम लोग आते हैं सेकेंडरी सिस्टम्स पर जो सबस्टेशंस का कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन पार्ट हैंडल करता है। प्राइमरी सिस्टम्स पावर हैंडल करता है, लेकिन उसके सेफली ऑपरेट करने के लिए सेकेंडरी सिस्टम जरूरी है। सबसे पहले प्रोटेक्शन सिस्टम यानी रिलेज कंटिन्यूसली सिस्टम पैरामीटर्स मॉनिटर करते हैं, जैसे करंट और वोल्टेज। जैसे ही एबनॉर्मल कंडीशंस या फॉल्ट डिटेक्ट होता है, रिलेज इमीडिएटली सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कमांड देता है। आजकल न्यूमेरिकल रिलेज वाइडली यूज होते हैं जो फास्ट, एक्यूरेट और प्रोग्रामेबल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोल और ऑटोमेशन सिस्टम, स्काडा, आरटीयू और आईडीज। इस सिस्टम के थ्रू सबस्टेशंस को रिमोटली मॉनिटर और कंट्रोल किया जा सकता है। ऑपरेटर कंट्रोल रूम से स्विचिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। मॉडर्न सबस्टेशंस में IEC 61850 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज होता है, जिससे डिफरेंट डिवाइसेस इजीली कम्युनिकेट करते हैं। गूज मैसेजिंग एक फास्ट कम्युनिकेशन मैकेनिज्म है जो प्रोटेक्शन सिग्नल्स को मिली सेकेंड्स में ट्रांसफर करता है। अब एक और क्रिटिकल पार्ट है डीसी सिस्टम यानी बैटरी बैकअप। अगर एसी सप्लाई फेल हो जाए तभी रिले और ब्रेकर्स को ऑपरेट करना जरूरी होता है। ये डीसी बैटरी सिस्टम इंश्योर करता है। साइबर सिक्योरिटी में अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबस्टेशंस डिजिटल हो रहे हैं, सो सेकेंडरी सिस्टम एक्चुअली इंश्योर्स करता है कि प्राइमरी सिस्टम्स इंटेलिजेंट, सेफ और रिमोटली कंट्रोलेबल हो जाए। लेट अस नाउ सी ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्टेशंस। और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर सेक्टर्स का डिज़ाइन फिलोसफी थोड़ा अलग है। सबसे पहले आते हैं ट्रांसमिशन सबस्टेशंस जो PGCIL या स्टेट यूटिलिटीज़ ऑपरेट करते हैं। ये 765 kV, 400 kV या 220 kV लेवल पर काम करते हैं और बल्क पावर ट्रांसफर हैंडल करते हैं। इनका फोकस होता है हाई रिलायबिलिटी, N1 और N2 क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है ताकि एक या दो फेलियर्स के बाद भी सिस्टम्स कंटिन्यू करें। डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस का रोल होता है लोकल एरियाज को सप्लाई देना, टिपिकली 33 kV और 11 kV लेवल पर। यहाँ कॉस्ट सेंसिटिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए डिज़ाइन रिलेटिवली सिंपल रखा जाता है। इंडस्ट्रियल सबस्टेशंस कंप्लीटली लोड डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ हेवी लोड्स, हार्मोनिक्स और फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशंस हैंडल करने पड़ते हैं, स्पेशली स्टील प्लांट्स या फर्नेस एप्लीकेशंस में। रेलवे सबस्टेशंस के एक यूनिक केस है, यहाँ 25 kV सिंगल फेज सप्लाई यूज़ होती है और मूविंग लोड्स के वजह से डायनामिक बिहेवियर होता है। फेज बैलेंसिंग भी एक मेजर कंसर्न होता है इन ट्रैक्शन सिस्टम। और फाइनली न्यूक्लियर सबस्टेशंस जो सबसे क्रिटिकल कैटेगरी है, यहाँ सेफ्टी सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है। सिस्टम को क्लास 1E और क्लास 1E नॉन क्लास 1E में डिवाइड किया जाता है और मल्टीपल रिडंडेंसी इंश्योर की जाती है। सो ओवरऑल सबस्टेशंस का बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन एप्लीकेशंस के हिसाब से इंजीनियरिंग अप्रोच कंप्लीटली चेंज हो जाता है। अब हम डिटेल में कंपेयर करते हैं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस को। सबसे पहले डिफरेंस आता है वोल्टेज लेवल्स में। ट्रांसमिशन सबस्टेशंस टिपिकली 765 kV, 400 kV, 220 kV या 132 kV पर ऑपरेट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस लोअर वोल्टेज लेवल्स पर काम करते हैं, जैसे 33 kV और 11 kV। पर्पस भी कंप्लीटली डिफरेंट होता है। ट्रांसमिशन का रोल होता है बल्क पावर ट्रांसफर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। डिस्ट्रीब्यूशन का रोल होता है लोकल एरियाज को सप्लाई देना, डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक पावर पहुंचाना। रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट ट्रांसमिशन में बहुत हाई होती है। N1 या N2 क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है, जिससे सिस्टम्स फेलियर के बाद भी सप्लाई कंटिन्यू रहे। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स की वजह से डिज़ाइन रिलेटिवली सिंपलर होता है। बस बार कॉन्फ़िगरेशंस भी अलग होता है। ट्रांसमिशन सबस्टेशंस में कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स यूज़ होते हैं, जैसे 1.5 ब्रेकर या डबल बस सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस में मोस्टली सिंगल बस या सिंपल कॉन्फ़िगरेशन से यूज़ किया जाता है। इक्विपमेंट भी ट्रांसमिशंस में काफ़ी बड़ा होता है, जैसे 315 MVA या 500 MVA ट्रांसफॉर्मर। डिस्ट्रीब्यूशंस में कंपेरेटिवली स्मॉलर रेटिंग इक्विपमेंट यूज़ होता है। सो ओवरऑल ट्रांसमिशन सिस्टम फोकस करते हैं रिलायबिलिटी और लार्ज स्केल पावर हैंडलिंग पर, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फोकस करते हैं कॉस्ट इफेक्टिव लोकल सप्लाई पर। दैट इज़ वाई द डिज़ाइन फिलोसफी इज कम्प्लीटली डिफरेंट।
नाउ हम लोग रेलवे ट्रैक्शन सबस्टेशन पर आते हैं, जो पावर सिस्टम्स का एक यूनिक एप्लीकेशंस है। नॉर्मली हमारा पावर सिस्टम 3 फेज होता है, लेकिन रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम 25 kV AC सिंगल फेज पावर सप्लाई पर काम करता है। ये सप्लाई 132 kV या 222 kV 3 फेज ग्रिड से ली जाती है और ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर्स के थ्रू सिंगल फेज में कन्वर्ट की जाती है। अब यहाँ एक मेजर चैलेंज होता है सिंगल फेज लोड को 3 फेज ग्रिड पर कनेक्ट करना बिना इम्बैलेंस क्रिएट किए, इसलिए फेज बैलेंसिंग टेक्निक यूज़ होती है, जहाँ कंजिक्यूटिव सबस्टेशंस डिफरेंट फेज पेयर से कनेक्ट किया जाता है, जैसे RY, YB और BR। इससे ओवरऑल ग्रिड पर लोड बैलेंस मेंटेन होता है। रेलवे सबस्टेशंस में कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर, फीडर सर्किट ब्रेकर और न्यूट्रल सेक्शंस। न्यूट्रल सेक्शंस एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ये ओवरहेड लाइन में गैप क्रिएट करता है ताकि 2 डिफरेंट फेज सप्लाई डायरेक्टली शॉर्ट ना हो जाए थ्रू द लोकोमोटिव। एक और चैलेंज है डायनामिक लोड। ट्रेन कंटिन्यूअसली मूव करती है, इसलिए लोड कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। इससे वोल्टेज ड्रॉप और फ्लक्चुएशंस भी आते हैं, जिसे मैनेज करना पड़ता है। सो रेलवे सबस्टेशंस एक स्पेशलाइज्ड डिज़ाइन फॉलो करते हैं, जो नॉर्मल यूटिलिटी सबस्टेशन से काफ़ी डिफरेंट होता है। अब हम आते हैं इंडस्ट्रियल सबस्टेशंस की, जो कम्प्लीटली डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं कंपेयर टू यूटिलिटी सबस्टेशंस। इंडस्ट्रियल सबस्टेशंस यूजुअली स्टील प्लांट्स, रीइंफोर्स या हेवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ लोड कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत एग्रेसिव होते हैं, जिससे आर्क फर्नेसेस, लार्ज मोटर्स और हेवी इक्विपमेंट। सबसे बड़ा चैलेंज होता है लोड फ्लक्चुएशन। आर्क फर्नेस जब ऑपरेट करता है तो करंट सडनली इंक्रीज या डिक्रीज होता है, जो ग्रिड पर इम्पैक्ट डालता है। इस वजह से पावर क्वालिटी इशूज़ भी जनरेट होते हैं, जैसे हार्मोनिक्स, वोल्टेज फ्लिकर और रिएक्टिव पावर इम्बैलेंस। इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट यूज़ होता है, जैसे हार्मोनिक फिल्टर्स, SVC स्टैटिक वायर कंपेंसेटर और स्टैटकॉम सिस्टम्स। इंडस्ट्रियल ट्रांसफार्मर्स भी स्पेशली डिज़ाइन होते हैं, जैसे फर्नेस ट्रांसफार्मर्स, जो हाई मैकेनिकल स्ट्रेस और फ्रीक्वेंट शॉर्ट सर्किट कंडीशंस को हैंडल कर सकते हैं। एक और यूनिक फीचर है फ्रीक्वेंट टैप चेंजर ऑपरेशन। इंडस्ट्रियल लोड्स के लिए वोल्टेज कंटिन्यूअसली एडजस्ट करना पड़ता है, इसलिए VLTC ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इंडस्ट्रियल सबस्टेशंस का मेन फोकस होता है पावर क्वालिटी कंट्रोल और हेवी लोड हैंडलिंग। ये सबस्टेशंस ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए भी चैलेंज क्रिएट कर सकता है अगर प्रॉपरली डिज़ाइन ना हो। राइट नाउ द टाइम इज़ फॉर न्यूक्लियर सबस्टेशंस, जो पावर सिस्टम के सबसे क्रिटिकल और सेफ्टी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस होते हैं। यहाँ डिज़ाइन फिलोसफी कंप्लीटली डिफरेंट होती है। सबसे पहला प्रिंसिपल होता है डिफेंस इन डेप्थ, मतलब मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेफ्टी। न्यूक्लियर सिस्टम्स में प्रायोरिटी होती है सेफ्टी, फिर रिलायबिलिटी और उनके बाद कॉस्ट। इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, क्लास 1E और नॉन क्लास 1E। क्लास 1E सिस्टम वो होते हैं जो डायरेक्टली रिएक्टर सेफ्टी से रिलेटेड है, जैसे कूलिंग सिस्टम, इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम। नॉन क्लास 1E सिस्टम नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए होते हैं, लेकिन उनका फेलियर्स रिएक्टर सेफ्टी को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। पावर सप्लाई स्कीम भी मल्टी लेयर्ड होता है। नॉर्मली जनरेटर से UAT के थ्रू ऑक्सिलरी लोड्स सप्लाई करते हैं। अगर ग्रिड अवेलेबल है तो 2 इंडिपेंडेंट ऑफ साइट पावर सोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है। अगर दोनों फेल हो गया तो इमरजेंसी डीजल जनरेटर्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं और फाइनल बैकअप के लिए UPS और बैटरी बैकअप सिस्टम्स होता है। एक और इंपॉर्टेंट फीचर होता है रिडंडेंसी। मल्टीपल इंडिपेंडेंट डिविजन्स बनाए जाते हैं ताकि एक फेलियर दूसरे सिस्टम्स को अफेक्ट ना करे। फिजिकल और इलेक्ट्रिकल सेपरेशंस भी इंश्योर की जाती है ताकि फॉल्ट प्रोपागेट ना हो। रिसर्च फैसिलिटीज़ में स्पेशली अबाउट न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज़ देयर सिमिलर फिलोसॉफी फॉलोड होता है, लेकिन फोकस होता है क्लीन और स्टेबल पावर सप्लाई फॉर स्पेशली सेंसिटिव इक्विपमेंट के लिए। सो न्यूक्लियर सबस्टेशंस का मेन ऑब्जेक्टिव है अंडर एनी कंडीशन पावर सप्लाई टू क्रिटिकल सिस्टम शुड नेवर फेल। नाउ वी विल कंपेयर हियर AIS, GIS और हाइब्रिड सबस्टेशंस को, जो टेक्नोलॉजी सिलेक्शंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले AIS, एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन। इसमें इंसुलेशन मीडियम होता है और इक्विपमेंट एयर है और इक्विपमेंट ओपन एयर में इंस्टॉल होता है। इसका एडवांटेज है लो कॉस्ट और इजी मेंटेनेंस, लेकिन इसके लिए लार्ज लैंड एरिया रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट आता है गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन। इसमें सारा इक्विपमेंट एनक्लोज्ड होता है और इंसुलेशन के लिए SF6 गैस या उसके ऑल्टरनेटिव यूज़ होते हैं। GIS का मेजर एडवांटेज है कॉम्पैक्ट साइज और हाई रिलायबिलिटी, इसलिए ये अर्बन एरियाज, कोस्टल रीजन्स और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस में प्रेफर किया जाता है। मेंटेनेंस भी रिलेटिवली कम आता है, लेकिन इनिशियल कॉस्ट वेरी हाई होती है।
अब हाइब्रिड सबस्टेशंस एक कम्बिनेशन अप्रोच से फॉलो करते हैं जहां कुछ इक्विपमेंट जीआईएस टाइप होते हैं और कुछ एआईएस। इससे स्पेस रिक्वायरमेंट कम हो जाती है कंपेयर टू एआईएस और कॉस्ट भी फुल जीआईएस से कम होता है। सिलेक्शन डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर्स लाइक जैसे लैंड अवेलेबिलिटी, एनवायरमेंटल कंडीशंस और रिक्वायर्ड रिलायबिलिटी लेवल। सो देयर इज ऑलवेज ए ट्रेड ऑफ स्पेस, कॉस्ट और रिलायबिलिटी के बीच। इंजीनियर का काम होता है राइट बैलेंस चूज करना बेस्ड ऑन डिफरेंट एप्लीकेशंस। नाउ लेट्स सी मॉडर्न सबस्टेशन, जहां ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और डिजिटल सिस्टम्स में कन्वर्ट किया जाता है। आज के सबस्टेशंस IEC 61850 बेस्ड आर्किटेक्चर पर शिफ्ट हो रहे हैं, जहां कम्युनिकेशंस और कंट्रोल्स फुल्ली डिजिटल हो जाता है। प्रोसेस बस और स्टेशन बस कॉन्सेप्ट यूज होता है, जहां CT और PT के सिग्नल फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं इंस्टेड ऑफ कॉपर वायरिंग। इससे वायरिंग कम्प्लेक्सिटी कम होती है और रिलायबिलिटी इंप्रूव होती है। एडवांस मॉनिटरिंग के लिए PMU फेजर मेजरमेंट यूनिट यूज होते हैं, जो रियल टाइम ग्रिड पैरामीटर्स मॉनिटर करते हैं अक्रॉस वाइड एरियाज। ऑटोमेशन के लेवल भी काफ़ी इंक्रीज हो गए। IDs यूज होते हैं जो इंटेलिजेंट डिसीजंस ले सकता है और हाई स्पीड कम्युनिकेशंस के लिए गूज मैसेजिंग यूज होता है। अब एक नया चैलेंज भी आया है, साइबर सिक्योरिटी। CA के लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सबस्टेशंस को साइबर थ्रेट से प्रोटेक्ट करना मैंडेटरी हो गया है। फ्यूचर में सबस्टेशंस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड के साथ इंटीग्रेट होंगे, अभी चालू भी है, और बैटरी एनर्जी सिस्टम्स भी इंक्लूड होंगे। सो सबस्टेशंस आप सिर्फ इलेक्ट्रिकल नोड्स नहीं रहे, दे आर बिकमिंग डिजिटल कंट्रोल सेंटर्स ऑफ द स्मार्ट ग्रिड। अब हम पार्ट 1 के लास्ट स्लाइड पर है। यहाँ सबसे प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड एस्पेक्ट्स कवर करता है। जो हमने अभी तक डिस्कस किया वो मोस्टली डिज़ाइन और थ्योरी था, लेकिन फील्ड में सिचुएशंस थोड़ी डिफरेंट होती है। सबसे कॉमन फेलियर्स ट्रांसफार्मर में देखे जाते हैं, इंसुलेशन फेलियर, बुशिंग फॉल्ट्स और ओवरहीटिंग इशूज़। सर्किट ब्रेकर्स भी मेल फंक्शन कर सकते हैं अगर मेंटेनेंस प्रॉपर ना हो। इंसुलेटर्स में पॉल्यूशन की वजह से फ्लैश ओवर एक कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली कोस्टल और इंडस्ट्रियल एरियाज में। इंडियन कंडीशंस भी काफ़ी चैलेंजिंग है। टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक चले जाते हैं, ह्यूमिडिटी हाई होती है और लाइटनिंग एक्टिविटी भी सिग्निफिकेंट होती है। मेंटेनेंस साइड पर इशूज़ आते हैं जैसे लूज कनेक्शन जो हॉटस्पॉट्स क्रिएट करते हैं, या करोजन जो स्ट्रक्चर्स को वीकन करता है। चार्ज अरेस्टर्स भी एजिंग के साथ डिग्रेड हो जाते हैं जो अननोटिस्ड रह सकता है। अब मॉडर्न अप्रोच शिफ्ट हो रहा है कंडीशंस बेस्ड मेंटेनेंस की तरफ। ऑनलाइन DGS सिस्टम ट्रांसफॉर्मर्स के इंटरनल फॉल्ट्स डिटेक्ट कर लेते हैं बिफोर फेलियर। ड्रोन बेस्ड इंस्पेक्शन से इनएक्सेसिबल एरियाज को ईजिली मॉनिटर किया जा सकता है। सेफ्टी भी एक क्रिटिकल एस्पेक्ट्स है। लॉकआउट, टैग आउट प्रोसीड्योर्स फॉलो करना मैंडेटरी है और प्रॉपर इंसुलेशंस इंश्योर करना पड़ता है बिफोर एनी वर्क। और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल मैन पावर। अब एक इंपॉर्टेंट टेकअवे ये भी है, डिज़ाइन एक पार्ट है लेकिन एक्चुअल इंजीनियरिंग तब समझ आती है जब आप फील्ड में चैलेंजेस फेस करते हैं। दैट्स वाई रियल इंजीनियरिंग बिगिंस। So I hope you have enjoyed the lecture and got some technical content